हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सुष्मिता मिश्रा और इस सेशन में हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ फॉर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो कि आरपीएससी जेआरओ 26 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 केम इनटू फोर्स ऑन। ऑप्शंस हैं 1 जनवरी 1908, 18 दिसंबर 1908, 1 जनवरी 1909 और 1 अप्रैल 1909। तो द रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो 1 जनवरी 1909 को फोर्स में आया था। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1909। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज एन अमेंडिंग एक्ट, कंसोलिडेटिंग और बोथ अमेंडिंग एंड कंसोलिडेटिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स एंड कंसोलिडेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हैज़ रिप्लेस्ड विच एक्ट। इस एक्ट ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है द वर्ड इंडियन हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ऑन। पहले जो ये द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 था वो पहले द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हुआ करता था, ठीक है। लेकिन 26 दिसंबर 1969 को ये जो वर्ड है इंडियन उसमें से ओमिट कर दिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर 1969। आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज एन एक्ट नंबर ऑफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंट्रोडक्शन एंड प्रीएम्बर से लिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार जो है एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्ट नंबर 16 ऑफ 1908। देन क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है द ऑब्जेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? पहला ऑप्शन है टू अवॉइड लीगल कंप्लाइंस, या टू रजिस्टर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, या फिर टू गिव इंफॉर्मेशन टू पब्लिक रिगार्डिंग लीगल राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं इसके ऑब्जेक्ट में आते हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर हाउ मैनी पार्ट्स, सेक्शंस एंड स्केड्यूल इन द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो इसमें कितने पार्ट्स, सेक्शन एंड स्केड्यूल्स हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 16, सेक्शन 93, स्केड्यूल 1। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 की। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हैज़ बीन इनेक्टेड ऑन। इसको कब इनेक्ट किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 18 दिसंबर 1908 को। सेक्शन नंबर 9, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हैज़ बीन एनफोर्स ऑन। ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस से। तो इसका जो आंसर है वो आप सबको पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1909। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बात करता है द टर्म एडिशन इज डिफाइंड इन अंडर विच सेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। द टर्म जो एडिशन है उसको कहाँ डिफाइन किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब एडिशन होता क्या है, ठीक है। तो जो भी पर्सन जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जो भी पर्सन जो है अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा, प्रोफेशन होगा, ठीक है, या उसके फादर का नाम, उसका रेजिडेंस, तो वो सब उसके आगे लिखा जाता है, उसको हम एडिशन बोलते हैं। अभी मेरा नाम है तो मैं लिखूंगी सुष्मिता मिश्रा, डॉक्टर ऑफ दिस रेजिडेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो होता है इसको एडिशन बोला जाता है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म एडिशन मीन्स अंडर सेक्शन 2
सब सेक्शन 1 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये ऑप्शंस पढ़ना, इनमें से क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बात करता है मीन्स द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड द प्रोफेशन, ट्रेड, रैंक एंड टाइटल इफ एनी ऑफ ए पर्सन डिस्क्राइब, एंड इन केस ऑफ इंडियन his father's name, or where he is usually described as the son of his mother than his mother's name. Okay, then option B बात करता है means the place of residence and the profession, trade, rank and title if any of a person described, or in case of Indian his father's name, or where he is usually described as the son of his mother than his mother's name. ऑप्शन सी बात करता है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें ध्यान से पढ़ना, बहुत कॉमन सा जो है डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस में, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, आपको सिमिलर लग रहे हैं ऑप्शंस, पर इसके अंदर आप देखना ऑफ ए पर्सन डिस्क्राइब एंड इन केस ऑफ इंडियन है ऑप्शन नंबर ए में, एंड ऑप्शन नंबर बी जो है वो बात कर रहा है पर्सन डिस्क्राइब और इन केस ऑफ इंडियन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है कंफ्यूज होके गलत करके आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 प्रोवाइड्स। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स, हेरिडिटरी अलाउंस, राइट्स टू वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened anything which is attached to the earth. ऑप्शन बी बात करता है immovable property does not include standing timbers, growing crops और grass, ये भी सही है। ऑप्शन सी बात करता है एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी बात करता है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करता है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। लेकिन इसने ये जो वर्ड है एक्सेप्ट मूवेबल प्रॉपर्टी वो इस डेफिनेशन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। मूवेबल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे जो बात करता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 माइनर इज ए पर्सन। माइनर इज ए पर्सन कौन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट। ऑप्शन ए बात करता है हु अटेन्स द एज ऑफ 18। ऑप्शन बी बात करता है हु अटेन्स द एज ऑफ 16। ऑप्शन सी बात करता है हु अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी एज पर लॉ। सेक्शन डी बात करता है हु अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट हैज़ नॉट अटेन्ड मेजोरिटी, ठीक है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है माइनर इज अ पर्सन हु अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट हैज़ नॉट अटेन्ड मेजोरिटी। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हु अपॉइंट्स द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन को कौन जो है अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके गवर्नमेंट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 पे हम जाते हैं। हु कैन अपॉइंट ए पर्सन इन एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रार टू फिल हिज सीट। जब रजिस्ट्रार जो एब्सेंट होता है, ठीक है, तो उसकी सीट को फिल करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसको कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन ए इंस्पेक्टर जनरल, ऑप्शन बी जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर जनरल फॉर डिस्ट्रिक्ट अदर देन प्रिजाइडिंग काउंट एंड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिजाइडिंग काउंट, ऑप्शन डी इंस्पेक्टर जनरल फॉर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग काउंट देन एंड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट अदर देन प्रिसाइडिंग काउंट। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उस पर्सन को अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर जनरल फॉर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग टाउन एंड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट अदर देन प्रिसाइडिंग टाउन। ये जो ऑप्शन है ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इस सेक्शन को कि कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग टाउन है उसमें इंस्पेक्टर जनरल अपॉइंट करता है, और जहाँ पे अदर देन प्रिसाइडिंग टाउन है तो वहाँ पे जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है बहुत कन्फ्यूजिंग वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना और गलती नहीं करनी है पेपर में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं सेक्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग टाउन एंड द जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट अदर देन प्रिसाइडिंग टाउन, ठीक है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि बात करता है सब रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द रजिस्ट्रार कैन परफॉर्म। जो सब रजिस्ट्रार या कोई भी अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या काम कर सकता है? ऑप्शन ए बात करता है और ड्यूटीज़ इन हिज एब्सेंस, ऑप्शन बी बात करता है और ड्यूटीज़ अदर देन मेंशन इन सेक्शन 68 एंड 72 ऑफ दिस एक्ट इन हिज एब्सेंस, ऑप्शन सी बात करता है और ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग मेंशन इन सेक्शन 68 एंड 72 ऑफ दिस एक्ट इन हिज एब्सेंस, ऑप्शन डी बात करता है और ड्यूटीज़ अदर देन मेंशन इन सेक्शन 68 to 72 ऑफ दिस एक्ट इन हिज एब्सेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी और ड्यूटीज़ अदर देन मेंशन इन सेक्शन 68 एंड 72, ठीक है। जो सब रजिस्ट्रार हो या अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने को, तो वो उसकी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है अदर देन जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 68 एंड 72 में। उसमें क्या बात करता है, उसके अंदर 68 बात करता है कि रजिस्ट्रार की पावर होती है कि वो उसके जो इन्फीरियर होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, उनको सुपरवाइज करता है। तो ये जो पावर है वो उस पर्सन को नहीं दी जाती है, ठीक है। सेक्शन 72 जो है वो बात करता है कि अगर कोई सब रजिस्ट्रार का कोई भी डिसीजन है जिसके ऊपर अपील की जा रही है तो वो अपील खुद की ही डिसीजन पर अपील नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 68 और 72 के अलावा जो भी ड्यूटीज़ होती है वो सब रजिस्ट्रार या अदर पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है वो परफॉर्म कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट shall provide the registered books and fireproof books to the registering offices, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 16। ऑप्शन नंबर 16 में बात की गई कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो रजिस्टरिंग ऑफिसेज जो होंगे उसके अंदर रजिस्टर्ड बुक और फायर प्रूफ बॉक्सेस जो है उसको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। देन आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट डील्स विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा याद रखना है कि सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 के अंदर दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है, ठीक है। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट
फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज़ कंपल्सरी। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि सेक्शन 53A क्या है। सेक्शन 53A है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो हमने PPA एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यस कंपल्सरी होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 53A में, ठीक है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि बात करता है द डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल शैल बी प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है अदर देन विल, उसको कब प्रेजेंट किया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑप्शन ए है विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद इन 4 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अदर देन विल वो 4 मंथ के जब वो उसका एजुकेशन होता है उस डेट के विद इन 4 मंथ जो है प्रेजेंट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन एन डिक्री और ऑर्डर इज अपीरेबल then it shall be presented for the registration within 4 months from the date of education, within 4 months from the date of decree or order, within 4 months from the date of it becomes final, within 4 months from the date of judgment। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बिकम फाइनल। जब जो ऑर्डर या डिक्री जो होता है वो फाइनल हो जाता है, उस डेट के से 4 महीने के अंदर अंदर जो है हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 23 की, जो कि बोलता है री रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट शैल हैव। तो जो री रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका वो आंसर है। फिर हम बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट डील विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेजेंटेशन टाइम पीरियड फॉर द डॉक्यूमेंट व्हेन पर्सन फेस टू प्रेजेंट विद इन टाइम। ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, वो विद इन टाइम, सेक्शन 23 में बात दिया है विद इन टाइम मतलब 4 महीने। ठीक है, अभी हमने आगे पढ़ा है कि 4 मंथ्स ऑफ हिज एजुकेशन। ठीक है, तो अगर वो पर्सन जो है 4 महीने के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने में अनेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसको कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ये कौन सा सेक्शन जो है डील करता है। तो इसके अंदर सेक्शन 25 जो है वो डील करता है एक्सटेंशन ऑफ द प्रेजेंटेशन टाइम पीरियड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे हम बात करते हैं एज पर दिस सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट वेयर देयर आर सेवरल पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग ए डॉक्यूमेंट at different times, such document may be presented for registration or re-registration। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स हैं, ठीक है, जो एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट टाइम पर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो कब प्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बात करता है विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ईच एजुकेशन। जो भी पर्सन है डिफरेंट टाइम पे जहाँ भी उस डॉक्यूमेंट को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका ईच जो एजुकेशन होगा उसके विद इन 4 मंथ्स। ठीक है, देन हम बात करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन एन डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड एंड द पार्टी इज आउट ऑफ इंडिया देन द डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये बात करता है सेक्शन नंबर 26 की। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जो है जिसको रजिस्ट्रेशन जिसको कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, और वो पर्सन जो है इंडिया से बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तो विद इन कितने टाइम में जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विद इन 4 मंथ्स आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा विद इन 4 मंथ्स आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द आंसर। देन हम बात करते हैं MCQs क्वेश्चन नंबर 27। ए विल में भी प्रेजेंट के और डिपॉजिट
ठीक है, जो विल है उसको हम कब प्रेजेंट या डिपोजिट कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनी टाइम। जो विल है वो एनी टाइम कभी भी जो है प्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर भी 27 ही है और क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है कि जो विल है उसको कभी भी एनी टाइम जो है प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एज पर द सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ ए सब रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको कौन से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, पहले हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। विद इन वो सब डिस्ट्रिक्ट द वोर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन सिचुएटेड। ठीक है, विद इन वो सब डिस्ट्रिक्ट सम पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेटेड इन सिचुएट। ओके, ऑप्शन सी, विद इन वो सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड। एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। मतलब उस सब रजिस्ट्रार के पास हम प्रेजेंट करेंगे किसी डॉक्यूमेंट को जिसकी जुरिडिक्शन में जो है वो जो प्रॉपर्टी जिसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, उसका वोर या सम पोर्शन जो है इंक्लूड होता है, सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एज पर द सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट हु मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ही कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी एजेंट ऑफ ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। सेक्शन 32A ऑफ द एक्ट हैज़ बीन इंसर्टेड बाय। सेक्शन 32A जो है वो ये बात करता है कि जब कोई भी पर्सन जो है डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहा है तो उसका जो सिग्नेचर होगा वो फ़ोटो ली जाएगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नंबर 48 ऑफ 2001। एक्ट नंबर 48 ऑफ 2001 के द्वारा ही जो है सेक्शन नंबर 32 को इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर, एक्ट नंबर 48 ऑफ 2001। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 31। अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट एन एजेंट ऑफ अ ट्रांसफरी में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन बाय स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। कौन सा सेक्शन है जिसमें बोला गया है कि जो एजेंट होता है ट्रांसफरी का वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन की बाय स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 33। सेक्शन 33 में ये बात कही गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 32। अंडर विच सर्कमस्टांस ए पर्सन में अप्लाई इज एजेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन सी वो सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर जो पर्सन है वो एज एन एजेंट जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑप्शन ए इज प्रिंसिपल इज इन जेल। ठीक है, ऑप्शन बी प्रिंसिपल इज NRI। ओके, ऑप्शन सी इज प्रिंसिपल हैज़ बोगरी इन्फॉर्मेटिव, या एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबाउ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबाउ। ये सारी जो तीन जो कंडीशन है उसके अंदर जो पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं एजेंट के लिए। कौन कौन सी, जब उसका जो प्रिंसिपल है वो जेल में हो, प्रिंसिपल NRI हो, या फिर जो प्रिंसिपल है उसको बोगरी इन्फॉर्मेटिव होती है कि वो प्रेजेंट ही नहीं हो सकता है इन पर्सन। ठीक है, तो इन तीनों केस के अंदर जो है कोई भी पर्सन एज एन एजेंट जो है किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकता है। आगे हम आता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33। मे ए वाइफ विद जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और पूछा भी गया है प्रीवियस पेपर्स में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ के आंसर करना। मे ए वाइफ विद जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए, यस। ऑप्शन बी, नो, वाइफ हैज़ नो राइट एज असाइनी। ऑप्शन सी, नो, शी शैल हैव स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑप्शन डी, यस, वाइफ हैज़ राइट टू अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नो, शी शैल हैव स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है,
कोई भी वाइफ जिसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अप्लाई नहीं कर सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की अप्लाई करने के लिए एज एन एजेंट आपको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है। सेक्शन नंबर 33 इसकी बात करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 33 जो है वो इसकी बात करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 34, अंडर विच सेक्शन द रजिस्टरिंग ऑफिसर हैज़ द राइट टू एडमिट और डिनाई फॉर एजुकेशन। ये वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के एजुकेशन को एडमिट और डिनाई कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर 35। क्वेश्चन 35, विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 58 to 61। क्वेश्चन 36, आफ्टर रिफ्यूजिंग फ्रॉम द एजुकेशन द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल फॉलो द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड इन। एजुकेशन से रिफ्यूज़ करने के बाद, ठीक है, जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसको जो प्रोसीजर फॉलो करनी होती है वो कहाँ पर प्रेस्क्राइब की गई है, ठीक है। तो वो प्रेस्क्राइब की गई है पार्ट नंबर 12 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 12, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द एक्ट। इनमें से किसको जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी हेरिटेज अलाउंस, ऑप्शन सी स्टैंडिंग टिम्बर, ऑप्शन डी राइट ऑफ फेस। तो इसका जो आंसर होगा 37 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडिंग टिम्बर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल अंडर सेक्शन 17(4). ए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओवर ₹1,000, ऑप्शन बी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 1 year, सी विल्स, और ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओवर ₹100, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 39, an unregistered document that is compulsory registrable can be used for। जो कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उस जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है उसको यूज़ किया जा सकता है। किसके लिए। ऑप्शन ए एविडेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सच प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी प्रूफ ऑफ टाइगर, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एविडेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन ए सूट ऑफ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। वैसे तो किसी भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, ठीक है, और उसको हमने रजिस्टर नहीं करवाया है तो उसको हम किसी भी एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है कि उसको एविडेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है किसी भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन 25 अलाउज फॉर ए डिले इन प्रेजेंटेशन अप टू 4 एडिशनल मंथ्स इफ़ द डिले इज़ ड्यू टू। जो सेक्शन 25 है वो अलाउ करता है कि अगर आपने 4 महीने के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर द 4 months। तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो ऑप्शन ए है अर्जेंट नेसेसिटी और अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, ऑप्शन बी लैक ऑफ फंड्स, ऑप्शन सी नेग्लिजेंस ऑफ द लॉयर, ऑप्शन डी म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंट नेसेसिटी और अवॉइडेबल एक्सीडेंट। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 41, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 33
if the principal is residing in India at time of executing a power of attorney, it must be executed before and authenticated by। कोई पर्सन जो है रिजाइड कर रहा है इंडिया में एट द टाइम ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो एग्जीक्यूट और ऑथेंटिकेट किसके द्वारा किया जाना चाहिए? एंड नोटरी पब्लिक द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार विद इन वूज डिस्ट्रिक्ट द प्रिंसिपल रिजाइड्स, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और द हाई कोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार विद इन वूज डिस्ट्रिक्ट द प्रिंसिपल रिजाइड्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ सेक्शन 42 अंडर सेक्शन 35, if any person by whom the document purports to be executed denies its execution, the registering officer must register the document anyway, refuse to register the document as will person to deny, send the person to jail, cancel the document। Option number B, refuse to register the document as to the person so denied। Option number B is the answer। Now question number 43 under section 34, the registering officer shall inquire। सेक्शन 34 में रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या इंक्वायर कर सकता है? ए, ऑप्शन ए अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द ट्रांसफर, ऑप्शन बी अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू द ट्रांसफर, option C about the character of the party seeking for the transfer of their property, and option D above all of these। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो पार्टीज जो ट्रांसफ़र करवा रही है उसके आइडेंटिटी के बारे में जो है इंक्वायरी कर सकता है अंडर सेक्शन 34। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स do not cause any change in the legal relationship of the property? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाव। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, a document registration of which has been by sub registrar of a sub district can be received and registered by a sub-registrar of another sub-district within the same district, or can be received and registered by sub-registrar of another sub-district in another district, can be received and registered by a registrar of the district of whose sub-district the registrar has refused registration, कैन बी रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ सेक्शन 46, ए डॉक्यूमेंट अदर देन वन रिलेटेड टू रेंट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार विद इन वूज सब डिस्ट्रिक्ट द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड, द डॉक्यूमेंट वॉज डिलीवर्ड टू द पर्सन इन वूज फेवर ऑफ द सेम एजुकेटेड बोथ ए एंड बी और आइदर ए और बी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूट हुआ है, द डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द टर्म बुक इंक्लूड्स अंडर दिस एक्ट? बुक का क्या मतलब होता है? अ पोर्शन ऑफ बुक एंड एनी नंबर ऑफ सीट्स कनेक्टेड देयर, ओनली कंप्लीट बुक्स, ओनली लीगल डॉक्यूमेंट्स, ओनली गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्शन ऑफ बुक एंड एनी नंबर ऑफ सीट्स कनेक्टेड टुगेदर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज द टर्म लीज इंक्लूड अंडर दिस एक्ट? लीज के अंदर क्या कौन से टर्म्स आते हैं? ए काउंटर पार्ट, काबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई, a rental agreement for a vehicle, a contract for employment, a loan agreement। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, a counterpart, काबूलियत एंड अंडरटेकिंग टू कल्टीवेट और ऑक्यूपाई। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सेक्शन 49,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन? इंस्पेक्टर जनरल का रोल क्या होता है? टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म पावर्स एंड ड्यूटीज कन्फर्ड बाय द एक्ट, टू ओवरसी द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, to appoint registrar and sub-registrar, to form district and sub-district. So option number A is the answer, to exercise and perform powers and duties conferred by this act. Okay, so option number A is the answer. Now हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है. Who can exempt certain leases from the operation of section 17 clause subsection 1? कौन जो है एग्जेम्प्ट कर सकता है सर्टेन लीजेस को ऑपरेशन से अंडर सेक्शन 17 क्लोज 1 में? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके गवर्नमेंट. ठीक है, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीएलओ के लिए. आगे हम इस और क्वेश्चन जो है वो लेके आएंगे. थैंक यू.